साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज बारी है साइंस के अंतर्गत समान विज्ञान का, जो केमिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो गया था, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर की, जो 10 के दम के रूप में हम हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन आवर लेकर आते हैं। तो पिछले क्लास में केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी तथ्यों को आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल से विस्तार से बताया गया। तो चलिए उसी की कड़ी को आगे ले चलते हैं। और चैप्टर खत्म हो गया है तो उसका टेस्ट लेना, परीक्षण करना, जांच करना और परीक्षा देकर के अपनी तैयारी को आकलन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो पढ़ा आपने उसमें कितना आप बना पाते हैं। तो हमने कहा कि अभी जस्ट चैप्टर खत्म हुआ है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकें। तो सब पढ़ा हुआ है, सब लोग तैयार हो जाइए। और चलिए देखते हैं 10 के दम में ये हाइड्रोकार्बन का कुल 15 क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से कुछ तो बार बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाए। तो क्वेश्चन बनाएं, समझें और कुछ क्वेश्चन को याद रखें जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 का दम। लास्ट में जब क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाए अपना अपना स्कोर जरूर जारी करें ताकि हमको पता लग सके कि जो तैयारी चल रही है उससे आपको कितना लाभ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन। कहता है, किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीव बना सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का शब्द या जो भी उसके लैंग्वेज है वो जो भी है, लेकिन क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम। कह रहा है कि होलर ने पहले कहा था, बर्जीलियस ने कहा था, कोल्बे ने कहा था, मेंडलीफ ने कहा। किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीव बना सकते हैं? तो कार्बनिक यौगिक जब शुरू किए थे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा हुई थी। और यहां पर जो आंसर है पहला का वो बी है। तो बी में बर्जीलियस के द्वारा यह कहा गया था, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया था कि जीव जंतु के शरीर में एक विशेष ताकत होती है जिसके द्वारा जीव कुछ ऐसे यौगिकों का निर्माण कर सकता है जिसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ये कहना था किनका? बर्जीलियस का। लेकिन बर्जीलियस के शिष्य ने ही इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया था और वे था होलर। और होलर ने पहली बार एक कंपाउंड बना दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। उसके बाद कोल्बे आते हैं, कोल्बे भी एक और कंपाउंड बनाते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मेंडलीफ का यहाँ कोई रोल नहीं है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, आवर्त सारणी बनाया था। जो हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी टॉपिक तो वहां पर चर्चा होगी। और मेंडलीफ के बारे में बीपीएससी 65वीं में पूछा गया है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है कि आपको जहां सवाल दिया गया है वो वाइटल फोर्स थ्योरी से इनडायरेक्टली पूछा गया है। और उसी में कहा गया था कि जीव ही ऐसे यौगिकों को बना सकते हैं। और ये कहने वाला व्यक्ति था वर्जीलियस, वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? CH4, CH3, COOH, NH2, CONH2 या HCOOH कौन था? तो ये आंसर जो है दूसरा का सी है, ये ध्यान रखना। और दूसरा के सी में जो कहा गया है वो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था उसी का ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है। पहला में क्या कहा गया? तो पहला में कहा गया कि बर्जीलियस ने कहा कि सिर्फ जीव ही ऐसा कर सकते हैं, जीव में ही क्षमता है कार्बनिक यौगिकों को बनाने की। लेकिन इसके सिद्धांत को तोड़ा किसने? होलर ने। और होलर ने तोड़ा और कहा कि नहीं, हम ऐसा कार्बनिक यौगिक हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। और इसी क्रम में होलर ने प्रयोगशाला में पहला यौगिक का निर्माण किया। और हम बताए थे कि पहला यौगिक जो बनाया था वो अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करके इसका निर्माण किया। और इसका जब निर्माण कर दिया तो यही मानव द्वारा बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसको हम लोग साधारण भाषा में यूरिया कहते हैं। बर्जीलियस का कहना था कि यूरिया मानव के शरीर में, स्तनधारियों के शरीर में बनता है। लेकिन उन्हीं का शिष्य होलर जो आते हैं अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना देते हैं। और ये पहला कंपाउंड था
यूरिया के रूप में। तो ये यूरिया है, ये ध्यान रखना। ये मीथेन है जिसको बर्थोलेट ने बनाया, एसिटिक एसिड को कोल्बे ने बनाया, और फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ना है आगे जो बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। इसका सूत्र भी याद रखना कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CONH2। तो ये ध्यान रखना है, डाई एमिनो कीटोन कहा जाता है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका निर्माण पहली बार किसने किया, तो होलर ने किया। इसका निर्माण किसने किया, होलर ने किया, जो बर्जीलियस का शिष्य था। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें, तीसरा सवाल करा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो तेज जलन होता है, स्वेलिंग हो जाता है, सूज जाता है, शरीर फूल जाता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा डंक मार देगा कई मधुमक्खियां तो आदमी की जान तक ले लेती है मधुमक्खियां। तो ये कह रहा है कि डंक मारने पर कौन सा अम्ल निकलता है जो इतना परेशानी होती है हमें। ऑप्शन है CH3COOH, C6H5COOH, या H2SO4, या HCOOH। तो मधुमक्खी का डंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मधुमक्खी का डंक, चींटी, ये सब पूछता रहता है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी के छत्ते से हम लोग शहद निकालने जाते हैं तो मधुमक्खियां हम पर हमला करती है, और हमला करती है तो जो डंक मारती है तो एक इंजेक्शन देती है जिसके कारण वो कुछ अम्ल को, एसिड को हमारे शरीर में डाल देती है। तो इन चारों में से कौन सही है, तो चारों में से जो आंसर सही है ये HCOOH है। HCOOH को ध्यान रखना है कि एक नाम दिया जाता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड सबको याद रहता है, लेकिन ये सूत्र याद नहीं रहता है लोगों को। तो ये ध्यान रखना है, रट लेते हैं कि कहीं लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड भी याद रखना और ये सूत्र याद रखना। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सूत्र ज्यादा पूछेगा, तो ध्यान रखना ये फॉर्मिक एसिड HCOOH, और यही होता है मधुमक्खी में भी, और यही होता है लाल वाली चींटी में भी, कि लाल वाली चींटी काटती है तो बहुत जलन होता है। क्यों, क्योंकि यही एसिड शरीर में घुस जाता है। तो ध्यान रखना है, एसिटिक एसिड कहां होता है, तो एसिटिक एसिड खाने वाले सामान में होता है। जैसे आज हल्दीराम का, बीकाजी का, सुधा का, राज का डिब्बा में बंद रसगुल्ला मिलता है, तो डिब्बा में बंद रसगुल्ला महीनों तक खराब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यही मिलाया रहता है उसमें, कौन, एसिटिक एसिड। और साथ में ये भी कभी कभी मिला देता है जिसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। H2SO4 तो बैटरी में होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हमारे बैटरी में पाया जाता है, बैटरी जो चलाते हैं हम लोग उसमें यही अम्ल होता है। तो सभी पूछेगा एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन, तो आपको जो यहां पूछा गया वो फॉर्मिक एसिड। आगे चलें तो चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कि पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है वो सामान्यतः होते हैं, ऑप्शन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या कोई नहीं। तो पेट्रोलियम उत्पाद समझते होंगे, जैसे हम लोग डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, केरोसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल से रिफाइन करके बनाया जाता है। तो कह रहा है कि वो जो यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, वो केमिस्ट्री में उसको किस रूप में देखा जाता है, तो अल्केन के रूप में, अल्कीन के रूप में, अल्काइन के रूप में, कि कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो अल्केन होते हैं। अल्केन, जिसके बारे में हमने कहा था कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन होता है। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड वाला अल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि ये जो होगा वो अल्केन होगा, और अल्केन के ही सदस्य होते हैं जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। और खासकर C17 तक कार्बन वाले, कि C1 से लेकर C17 तक का जो भी कार्बन, तो वही पेट्रोलियम में नॉर्मली इस्तेमाल होता। अब आगे चले तो पांचवा सवाल, तरह के हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या बढ़ने पर यौगिक का बीपी अर्थात क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बन की संख्या बढ़ाया जाए हाइड्रोकार्बन में तो उसके बीपी पर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहा। क्या इंपैक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पर अगर संख्या कार्बन का इंक्रीज किया जाए, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या सभी। जैसे हम एग्जांपल दें कि कार्बन की संख्या बढ़ने का मतलब कि मीथेन है तो CH4 में एक कार्बन है, इथेन है तो 2 कार्बन है, प्रोपेन है तो 3 कार्बन है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ऐसे आप 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जाएं, तो जब बढ़ेगा तो बीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या सभी होता है, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है
कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ता चला जाता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि C1 से लेकर C4 तक गैस है, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड है, और C17 से लेकर इनफाइनाइट तक गैस है, सॉलिड है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम सब बता चुके हैं। तो देख रहे हैं कि 1 से 4 वाला गैस है, 5 से 17 वाला लिक्विड है, और 17 से अनंत तक जाए तो ठोस होता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं गैस क्यों होगा? गैस वही होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट गैस से ज्यादा होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, जिसका बहुत ज्यादा होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। और इसलिए पता चलता है कि यहां तक बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, यहां कम है, और यहां सबसे ज्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं स्टेट बढ़ रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। मतलब कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया 5वां का आंसर। अब छठा की तरफ चलें तो छठा कह रहा है कि एलपीजी में गंध के लिए मर्केप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मर्केप्टन मिलाया जाता है, जो गंध किसके कारण उत्पन्न करता है? तो हमने कहा था एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं गैस में, उसमें अपना गंध नहीं होता, लेकिन लीकेज हो तो हमें पता चल जाए कि लीक करा सिलेंडर, ताकि दुर्घटना ना घट जाए। इसके लिए कंपनियां उसको बाहर से केमिकल मिलाती है ताकि लीक करे तो पता चल जाए सूंघने पर। तो ये जो कह रहा है कि जो मिलाते हैं वो तो मर्केप्टन होता है। तो मर्केप्टन क्यों गंध करता है ये पूछ रहा है, किसके कारण? कह रहा फास्फोरस के कारण, सल्फर के कारण, क्लोरीन के कारण? कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बहुत कॉन्सेप्चुअली भी है। तो नॉर्मली ये सबको याद आता है कि मर्केप्टन ही मिलाते हैं, तो रटने वाले मर्केप्टन याद रट लेते हैं। लेकिन मर्केप्टन है क्या? तो मर्केप्टन जो है एक सल्फर का कंपाउंड है। SH को मर्केप्टन कहते हैं, जहां SH लग जाए। जैसे CH3SH हो जाएगा तो कहेंगे ये मिथाइल मर्केप्टन है। अगर C2H5SH हो जाए तो कहेंगे इथाइल मर्केप्टन। तो यहां सल्फर है, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर है। और यही गंधक में एक गंध होता है जो इस गैस को गंध क्रिएट कर देता है। तो ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा वो सल्फर होगा, बी। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को देखें, और ये सब बताया गया आपको क्लास में। तो देख रहे हैं और क्वेश्चन उठाकर देखें प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, यूपीएससी का, यही सब सवाल मिलेगा। इसी को घुमा फिरा करके आपको कॉन्सेप्चुअली इधर उधर करेगा। तो ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट पर। आगे चले तो अल्काइल समूह का समान सूत्र क्या होता है? 7वां सवाल, अल्काइल समूह का समान सूत्र पूछ रहा है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या CnH2n+1 क्या होता है? तो फास्ट बनाए, इसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगना चाहिए अगर जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो घंटा भी बैठ जाएंगे तो नहीं बनेगा। चोरी नहीं करना कि इधर उधर देख के टिक मार देना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको खुद पर भरोसा रखकर काम करना हो। जीएस में ही होता है कि जीएस अगर जानते हैं तो 20 मिनट में 100 सवाल बना सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो दिन भर भी दे दिया जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा इसका डी होगा। तो अल्काइल समूह हम बताए थे कि अल्काइल समूह क्या होता है कि अल्केन होता है, और अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे हम मीथेन लें और मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाएगा CH3। हमने कहा था एक बॉन्ड फ्री है, तो ये होता है मिथाइल। तो मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। तो यहां अल्केन का सूत्र क्या? तो CnH2n+2 ये अल्केन का सूत्र है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आंसर क्या होगा? CnH2n+1। ये अल्केन का सूत्र है, ये अल्काइन का सूत्र है, और ये अल्कीन का सूत्र है। ये चारों पूछेगा एग्जाम। कभी अल्केन पूछेगा, कभी अल्कीन पूछेगा, कभी अल्काइल समूह पूछेगा। तो आपको सब ध्यान रखना, और सब बताया गया आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है यहाँ पर आप पढ़े नहीं हैं, और पढ़े नहीं है तो जरूर वीडियो क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देखें, एक एक क्लास को, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 8वां सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे कम अनुभार वाला हाइड्रोकार्बन किसका सदस्य है? सबसे कम अनुभार वाला
हाइड्रोकार्बन किसका सदस्य है? अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, अल्कोहल का, किसका सदस्य है? तो ये बार बार पूछा गया है और हम भी जो पूछे हैं थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर किया हमने कि आप सोचे क्वेश्चन को कि कैसे पूछा जा रहा। सीधा भी पूछा जा सकता था स्टेट में तो आप मैक्सिमम लोग बना देते। तो क्या पूछा गया है कि सबसे कम अनुभार होना चाहिए किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे कम अनुभार वाला हाइड्रोकार्बन एक कार्बन वाला होगा और एक कार्बन वाला क्या होता है? CH4 होता है। ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, इससे छोटा होता ही नहीं है कोई हाइड्रोकार्बन। तो CH4 ही सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम। मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 12 और प्लस 4 16 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, तो 4 हो गया तो 12 4 16। और जितना भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो 16 से अधिक भारी होगा। 17 18 20 25 100 200, और 16 से छोटा नहीं मिलेगा कोई। तो 16 वाला किसमें है? ये मीथेन है। और मीथेन किसमें होता है? अल्केन ग्रुप में होता है जो सिंगल बॉन्ड वाला है। तो आंसर क्या होगा? 8वां का ए होगा। तो ये 8वां सवाल। अब चलते हैं 9वां सवाल की तरफ। पूछ रहा है 9वां सवाल कि इनमें से किसका प्रयोग सिगरेट लाइटर के ईंधन में होता है? ये पूछा गया था बीपीएससी 64वीं में कि कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका प्रयोग सिगरेट लाइटर में यूज किया जाता है। सिगरेट का लाइटर ऐसे बटन दबाते हैं तो आग जलने लगता है, फिर बटन बंद करते हैं आग बुझ जाती है। सिगरेट पीते हैं लोग और उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। एक्चुअली लिक्विड होता नहीं, वो गैस होता है। तो वो कौन सा है? CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। कौन है? तो हमने कहा था कि सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन यूज होता है। ब्यूटेन, और ब्यूटेन 4 कार्बन वाला C4H10। तो C4H10 4 कार्बन वाला को ही ब्यूटेन कहते हैं। ये मीथेन है 1 कार्बन, ये इथेन है 2 कार्बन, ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन। तो सिगरेट का लाइटर बार बार पूछा जाएगा आपसे और पूछेगा तो आंसर ब्यूटेन तो याद रहता है सबको। और ब्यूटेन के साथ साथ आपको सूत्र भी आप ध्यान रखना, बहुत कॉमन चीज है। अब आगे चले तो 10वां सवाल कह रहा है कि CNG में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमने बताया था आपको क्लास में। और इसलिए भी इसको ध्यान रखना है, कभी बिहार में CNG की शुरुआत हुई है। पिछले ही साल से बिहार में CNG पर काम हो रहा है। अब गाड़ियां CNG पर चल रही है पटना की सड़कों पर। ऐसे दिल्ली वगैरह में बहुत पहले से चल रहा है। तो CNG बिहार के लिए नहीं है, इसलिए बिहार के एग्जाम में CNG पूछा जा सकता है आपसे। तो पूछा जाएगा तो कई तरह से पूछेगा। तो यहां हमने कहा कि CNG में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हमने कहा था कि मुख्य घटक यही है मीथेन, CH4, यही मेन कंपोनेंट है। और हमने कहा था कि CNG सबसे अच्छा ईंधन, इससे अच्छा कोई ईंधन ही नहीं होता, चाहे आप जितना भी ईंधन इस्तेमाल करें। और इसकी वजह क्या है? इसमें सबसे अधिक मीथेन का मात्रा मौजूद रहता है। तो 65%, 70%, 75% कि 85%? कितना होगा? तो हमने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू होगा 85%। इससे ज्यादा मीथेन किसी में नहीं होता। और बाकी 10% इथेन होता है, ये वाला। तो 85% ये और बाकी 10% इथेन होता है, C2H6। तो ये भी याद रखना है। तो पूछ देगा CNG का दूसरा मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन के बाद इथेन। और बाकी 95-5% में बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट मीथेन है। आंसर कितना? 85%। 11वां सवाल भी बार बार पूछेगा आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली हमने समझाया है आपको। कह रहा है कि समावयव में यौगिकों का समान होता है। समावयव अंग्रेजी में इसको आइसोमर कहते हैं। ये सब जानते होंगे आप लोग, हमने बताया भी था क्लास में कि आइसोमर या समावयव में यौगिकों का समान होता है। अनुभार, अनुसूत्र, संरचना सूत्र एक से अधिक सही है। क्या आंसर होगा? तो हमने कहा था आइसोमर में 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कि वैसा कंपाउंड जिसका अनुसूत्र समान होना चाहिए, अनुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होना चाहिए। ये समान हो और ये असमान हो, तो ऐसे यौगिकों को आपस में आइसोमर कहते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो अनुसूत्र समान होता है, ये तो सही है, आंसर बी सही है। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट दे दिया है कि क्या अनुभार, अनुसूत्र, संरचना सूत्र या एक से अधिक कौन सही है? तो जब अनुसूत्र समान हो गया तो जोड़ेंगे तो इसका अनुभार भी क्या मिलेगा? समान ही मिलेगा।
तो अनुभार भी समान मिलेगा। तो अनुभार भी समान होगा, अनुसूत्र भी समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र यहां क्या लिखा है, असमान होगा। तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर एक से अधिक सही है, डी। ये भी सही है और ये भी सही, लेकिन आपको अनुसूत्र पर ज्यादा ध्यान रखना, यही ज्यादा पूछेगा एग्जाम। 12वां सवाल। तो सवाल को देखते हुए, क्लास के गुणवत्ता को देखते हुए इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, किस तरह से क्लास होना चाहिए। आपका ओपिनियन का स्वागत होगा और उस पर हम काम करेंगे। तो ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो कह रहा है कि समजातीय श्रेणी में दो लगातार सदस्य के बीच कितना अंतर होता है। समजातीय श्रेणी जिसको हमने कहा था होमोलोगस सीरीज, ये भी बताया था हमने पूरा डिटेल में। तो होमोलोगस सीरीज के दो लगातार सदस्यों के बीच कितना का अंतर, CH का अंतर, CH2 का अंतर, CH3 का अंतर, CH4 का अंतर, कितना का अंतर। तो आंसर जो होगा बी होगा, CH2 का अंतर। होमोलोगस सीरीज कहा था हमने किसी एक फैमिली को लेना, जैसे हम अल्कीन को लें तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला यहां बताया था हमने। अल्कीन का कौन होगा, तो अल्कीन का होगा ये CnH2n, अल्कीन है। तो अल्कीन लिखते हैं तो पहला होता है C2H4 और दूसरा लिखेंगे तो C3H6। अब दोनों में कितना का अंतर है, तो 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो 1 कार्बन ज्यादा है इसमें। यहां 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन ज्यादा, तो CH2 का अंतर है। आंसर कितना होगा, तो CH2 होगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे अगर वो सेम ग्रुप में है तो दो सदस्य के बीच अंतर हमेशा कितना का मिलेगा, तो CH2 का मिलेगा। आगे चलें 13वां सवाल कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग होता है। जो दुकानदार करते हैं, हमारे घरों में जो फल आता है इसी विधि से पक कर आता है। तो C2H4 है, C2H6 है, C2H2 है, C6H6 है। क्या आंसर होगा, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कच्चा तोड़ ले आम और उसको पकाना है तो कैसे पकेगा। एक तो आम पेड़ में भी पक जाता है, वृक्ष में भी लटके लटके पक जाता है, तो वो नेचुरल पक रहा। यहां कृत्रिम रूप से पकाना, आर्टिफिशियली मानव पकाता है केमिकल से। तो इसमें इसी चारों में से कोई होता है, C2H4, C2H6, C2H2 या C6H6। तो आंसर जो है ये है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, सूत्र भले ना जाने तो नाम है इसका एसिटिलीन। ये हमने बताया था जब अल्काइन ग्रुप पढ़ रहे थे। और कृत्रिम जो हमने कहा फल पक जाता है पौधे में, वो इससे पकता है, प्राकृतिक रूप से इससे पकता है, और इसका नाम है इथिलीन। ये इथिलीन है और ये एसिटिलीन। इथिलीन का सूत्र C2H4 और एसिटिलीन का सूत्र C2H2। ये दोनों पूछता है एग्जाम कि प्राकृतिक रूप से कैसे पकेगा, तो इथिलीन चाहिए, और कृत्रिम कैसे पकाएंगे, तो एसिटिलीन चाहिए। इथिन का यहां कोई रोल नहीं है और बेंजीन का यहां कोई रोल नहीं। ये सिर्फ ऑप्शन में आपको दिया गया है कंफ्यूजन के लिए, तो ये ध्यान रखना है, एसिटिलीन आंसर। अब 14वां सवाल देखें। कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है, ये बीपीएससी के 65वीं में पूछा था। तो एलपीजी का मुख्य घटक C2H6, C3H8, C4H10, इनमें से कोई नहीं। मुख्य घटक होता है, एक ही पूछ रहा। तो एलपीजी के बारे में बताया था। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, जो हमारे घरों में यूज होता है। आंसर इसमें ये होगा C4H10। तो हमने कहा था कि एलपीजी में दो चीज होता है, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। यही दो चीज के मिल करके एलपीजी बनाया जाता है, जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोपेन कौन है, ये है, और ब्यूटेन ये है। तो दोनों सही है। अगर घटक से पूछता, घटक मुख हटा देते तो दोनों आंसर सही हो जाता, लेकिन मुख पूछ रहा है कि मेन घटक कौन है, तो मेन ब्यूटेन है, क्योंकि ब्यूटेन की मात्रा प्रोपेन से ज्यादा होती है इसमें। और ब्यूटेन के देख रहे हैं यहां सिगरेट लाइटर में भी यूज हो रहा है और यहां भी यूज हो रहा है। तो ब्यूटेन मेन कंपोनेंट है डोमेस्टिक ईंधन के रूप में एलपीजी का, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट सवाल 15वां बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। तो खेतों में जो धान का खेत है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, ये हमने बताया भी था और लगभग लोगों को याद होगा। इथेन, मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, कौन गैस मिलता है धान के खेत में, क्या आंसर होगा। तो हमने कहा था कि धान का खेत हो या कहीं भी कीचड़ हो या दलदल हो,
वहां पर एक ही गैस मिलता है जिसका नाम है मार्स गैस। मार्स गैस मतलब दलदल में पाया जाने वाला गैस, कीचड़ में पाया जाने वाला गैस। तो धान का खेत में कीचड़ बहुत किया जाता है, पहले पूरा कीचड़ कर देते फिर धान रोपते। तो बैक्टीरिया पानी को सड़ाता है और गैस बनाता। तो बैक्टीरिया जब भी फर्मेंटेशन करेगा तो मीथेन गैस बनेगा। तो धान के खेत में, कोयला के खान में, सब जगह मीथेन ही मिलता। बायोगैस में, सीएनजी में, एलएनजी में, सब में क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। तो कुछ याद ना हो और ऐसे पूछे तो आप अंदाज पर मीथेन लगा सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पढ़ने के दौरान नहीं। तो ये आज का 10 कदम। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 सवाल इतना आप याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री का 1-2 सवाल आपसे गलती नहीं होगा, आप आसानी से बना पाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की।